एंड वेलकम। आप देख रहे हैं द पॉलिसी टाइम्स, भारत का पहला ऐसा मीडिया जो पॉलिसी यानी नीति और तरक्की की पत्रकारिता करती है। पूरी दुनिया, हमारे देश स्पेशली, क्योंकि हम सबसे पहले हमारे देश की बात करेंगे और पूरी दुनिया की बात करेंगे। अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा कैंसर, मैं इसको कैंसर की तरफ तरफ देखता हूँ, बहुत इम्पैक्ट लाता है किसी भी देश की अर्थनीति पे, और उसको हम कहते हैं महंगाई या इन्फ्लेशन। नॉर्मल इंग्लिश में हम इन्फ्लेशन कहते हैं। उसका जो इम्पैक्ट है वो महंगाई की तरफ दिखता है या महंगाई के शक्ल में दिखता है। आज हमारे साथ एक जाने माने एक्सपर्ट हैं। मैं सबसे पहले हमारे तारुफ करा दूं, इंट्रोड्यूस करा दूं आपको। संजय कुमार सर हैं, एडिटर इन चीफ इंटरनेशनल फाइनेंस मैगजीन के, और सर कई सालों से इंडियन और ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर को स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं और बहुत सारे लोगों को गाइड करते हैं, खास करके आम आदमी को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। हम बात कर रहे थे भारत का। अगर इन्फ्लेशन या महंगाई की बात करें तो करीब 7% है, 7% से ऊपर है, 7-8 के बीच है। अमेरिका जो दुनिया के सबसे एडवांस और ये कंट्री है, उसके भी इन्फ्लेशन करीब 7% के आसपास है, ऊपर है। चाइना सबसे कम, अगर कुछ कंट्री की बात करें जिसका इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, उनमें से जापान और कुछ 2-4 कंट्री में आता है। लेकिन अक्सर चाहे वो गरीब देश हो, डेवलपिंग हो, इमर्जिंग हो, डेवलप्ड हो, एडवांस हो, यूरोपियन हो, हर जगह पे कोरोना के बाद एक इन्फ्लेशन ज्यादा है, यानी महंगाई के तौर पे उसका रिफ्लेक्शन दिखती है। सबसे पहले सर से हम पूछेंगे कि सर आप इन्फ्लेशन को ग्लोबली किस तरह से स्टडी कर रहे हैं, और ये इन्फ्लेशन ग्लोबली ज्यादा होने का क्या मोटा मोटा कारण है? जी, सही कहा सर आपने कि इन्फ्लेशन जो है आज के दिन में ये ग्लोबल फेनोमेनन बन गया है। There is hardly any country which has not been affected by this phenomenon, और ये जो है सो कि बढ़ता ही जा रहा है। पिछले अगर 3-4 साल 5 साल में अगर हम लोग डाटा देखें तो ये कंटिन्यूअसली जो है सो कि राइज करता जा रहा है। और इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि इट इज नॉट अ टेम्पररी फेनोमेनन, इट विल stay for some time, it is going to stay for some time, and it is going to further rise. This is what the experts feel about the inflation. अब इन्फ्लेशन देखिए है क्या? इन्फ्लेशन बेसिकली है कि आपका जो करेंसी होता है उसका परचेजिंग पावर जो है वो घट जाता है। इन्फ्लेशन, आप मान लीजिए कि पहले 100 रुपया में आप 4 किलो चावल खरीदते थे, तो आज के दिन में आप उसको 3 किलो ही खरीद पाएंगे या 2 किलो ही खरीद पाएंगे। 5 साल पहले अगर 4 किलो खरीदते थे, मैं जस्ट एक हाइपोथेटिकल फिगर दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि चावल 100 रुपए में आप 4 किलो खरीद सकते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो वो जो है सो कि घट जाता है, उसका परचेजिंग पावर आम आदमी का घट जाता है, चीजें महंगी हो जाती हैं। और ये जो है सो कि फेनोमेनन वर्ल्ड वाइड अभी जो है सो कि हो गया है, और इट इज लाइकली टू स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम देन people expect it's a temporary phenomenon, because जब ये 3-4 साल पहले जब शुरू हुआ तो अमेरिका में इकोनॉमिस्ट लोगों ने वार्न किया कि भाई ये इन्फ्लेशन जो है तो काफी राइज कर रहा है और इसके लिए रेमेडियल स्टेप लेने की जरूरत है। तो एट दैट टाइम द सेंट्रल बैंक, which is the governing authority related to all the finance and economic affairs, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब ये टेम्पररी फेनोमेनन है विच इज हैपनिंग ड्यू टू द कोविड। ओके, सो कोविड के चलते सप्लाई चेन अफेक्टेड है और उसके कारण जो है सो कि है, एंड द मोमेंट द कोविड इज गॉन द इन्फ्लेशन विल कम डाउन। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोविड जाने के बाद भी इन्फ्लेशन जो है सो कि बढ़ता ही रहा। उसका कारण आप कह सकते हैं कि रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया उसके बाद, और फिर उसके बाद चाइना ने लॉकडाउन कर दिया, तो सप्लाई चेन उससे अफेक्टेड हो गया। रशिया यूक्रेन वॉर से सप्लाई चेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। वो अगर अफेक्टेड हो जाए तो ऑब्वियसली जिन कंट्रीज को जरूरत है जिन चीजों का, वो अगर समय पर नहीं मिलेगा तो उसकी भाव जो है बढ़ेगा। दैट इज समथिंग विच इज नॉट ए रॉकेट साइंस, एनीबडी कैन अंडरस्टैंड दैट। तो कंसेक्यूटिवली जो है सो कि ये चीजें हुई, मतलब कोविड हुआ, कोविड के बाद जो है रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ,
फिर उसके बाद जो है चाइना ने जो है कि बहुत सारे मेजर्स लिए, सैंक्शंस जो लगे रशिया पे उसका जो था इल इफेक्ट था। तो ये सारे चीजें लेकर के इकोनॉमी के लिए ये जो है कि अच्छी चीज नहीं थी, एंड दैट लेड टू इन्फ्लेशन। और आज के दिन में जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये अनुमान है कि एक there is a particular term that they are using, I'm forgetting the term, stagnation से related वो term है, which happened in 1970s also, where there would be high unemployment and there would be inflation and there would be no growth. तो क्या होता है कि जब ग्रोथ होता है साइमल्टेनियसली तो वो काउंटर करता है इन चीजों को। तो ये जो है सो कि बोल रहे हैं कि अभी जो है सो कि ये काउंटर करने की स्थिति में इकोनॉमी जो है सो कि नहीं है, एंड दिस विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम। अब इसके रेमेडियल मेथड जो है, रेमेडियल जो एक्शंस ले रहे हैं, मैं संजय सर, मैं रेमेडी पे थोड़ा सा बाद में आता हूँ। उससे बीच में मैं थोड़ा सा, क्योंकि आपने मेंशन किया कि यूक्रेन वार हुआ, उसके बाद ग्लोबल फूड क्राइसिस भी हुआ जो यूक्रेन की वजह से भी इम्पैक्ट आया। उसके बाद कोरोना तो था ही, कोरोना का एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहा पूरी इकोनॉमी में, ग्लोबल इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में। नए नए इंडस्ट्री राइज किए, लेकिन जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है उसमें काफी इम्पैक्ट आया। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना जो हम ग्लोबली स्टडी करते हैं, जो अभी तक कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं और हम भी शायद इसमें रिसर्च कर रहे हैं, जब भी ग्लोबली एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आती है उससे पहले इस तरह से फिनोमिना डेवलप होता है देश में। कहीं वार होती है, कहीं फाइनेंशियल क्रैश ये होता है, दो चार मार्केट क्रैश करती है और धीरे धीरे फिर एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के शेप लेती है। जो एग्जिस्टिंग फिनोमिना हमारे सामने है, इन्फ्लेशन राइज कंसिस्टेंटली चल रहा है, स्टॉक मार्केट हमारा क्रैश कर रहा है जिसके बारे में हम थोड़ी देर बात करेंगे। क्या हम एक मैसिव ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं या इस तरह से कोई इंडिकेशन दिख रहे हैं? एक्चुअली आई पर्सनली डोंट थिंक कि उस तरह का कोई जो है सो कि इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे होने वाला है। लेकिन आप जो कह रहे हैं ये अनफाउंडेड नहीं है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि रिसेशन होगा और वो रिसेशन जो है तो कि काफी लंबे पीरियड तक चलेगा। बट पर्सनली आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होगा, मतलब इतना इम्पैक्टफुल कुछ होगा। बाकी तो जो हो रहा है तो हो ही रहा है और इट विल कंटिन्यू टू हैपन। लेकिन एकदम से ग्लोबल रिसेशन हो जाए, आई डोंट पर्सनली थिंक, क्योंकि उसका कारण ये है, मेरे थिंकिंग की वजह ये है कि कोई फंडामेंटल रॉन्ग नहीं है इकोनॉमी में। चाहे वो इंडिया का इकोनॉमी हो, चाहे वो जो है तो कि ग्लोबल इकोनॉमी हो। आप इंडिया की इकोनॉमी को देख लें, कोविड में ठीक है गड़बड़ाया, ग्रोथ गड़बड़ाया, सब कुछ जो है, सारे फिगर जो है, सारे डाटा डाउन। लेकिन द मोमेंट इंडिया स्टार्टेड रिकवरिंग फ्रॉम कोविड, दोज फिगर्स स्टार्टेड क्लाइंबिंग अप, you know. So that, what does that show? That shows that there is nothing fundamentally wrong in the economy. ये टेम्पोररी जो है तो कि सेटबैक था बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, और चाहे वो सैंक्शंस हो, चाहे वो चाइना की अपनी पॉलिसीज हो, जिसके कारण जो है तो कि इम्पैक्ट हुआ। लेकिन ये जैसे ही एक्सटर्नल फैक्टर्स खत्म होंगे, देन द इकोनॉमी विल कम टू इट्स ओरिजिनल और नेचुरल पोजीशन एंड स्टार्ट ग्रोइंग द वे इट वाज ग्रोइंग अर्लियर। At least इंडिया के केस में तो I can vouch for it that it will not lead to recession. या सर, अभी इन्फ्लेशन को अगर हम स्टडी करें तो देश मतलब कंज्यूमर इन्फ्लेशन राइज को या महंगाई को किस तरह से स्टडी करेंगे, इन्वेस्टर्स, ग्लोबल इन्वेस्टर किस तरह से स्टडी करनी चाहिए, और मान के चलिए बिजनेस कम्युनिटी किस तरह से स्टडी करना चाहिए, और सरकार को इन्फ्लेशन प्रेशर, इन्फ्लेशन राइज को। हालांकि हमने आरबीआई गवर्नर को कई बार कहते हुए सुना कि इन्फ्लेशन काफी डेंजरस है और इससे हम बहुत सारे नेसेसरी सॉल्यूशंस ले रहे हैं, और एक बेसिक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के तौर पे ये लोग रेट कट कर रहे हैं या रेट को बढ़ा रहे हैं। रेट कट और रेट बढ़ाना ये एक कॉमन प्रैक्टिस हो गया है।
क्या ये रेट कंट्रोल हमेशा एक इन्फ्लेशन का सही टूल है? क्योंकि हम डिमांड सप्लाई इन्फ्लेशन, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की बहुत सारे वजह होती है, और अक्सर इकोनॉमी और हमारे जो इकोनॉमिस्ट है वो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन के तौर पे भागते हैं। क्यों? क्योंकि एक पॉलिटिकल क्राइसिस आ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ गए तो ऑपोजिशन हल्ला मचाना शुरू कर देगा और इंडस्ट्री आवाज उठानी शुरू कर देगी, इस तरह से वो चलता है। और हमारे आरबीआई और सब जो पूरे गवर्निंग सिस्टम है वो तुरंत फिक्सिंग में लग जाते हैं। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग डीप रिसर्च के ये हमारा सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है, डिमांड साइड इन्फ्लेशन है, ये माने एक बीमारी है देश में, और इस बीमारी की सोल्यूशन तो एक जबरदस्ती इंजेक्शन डाल के आप कर दो, और दूसरा उसकी 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 पूरे डायग्नोसिस करो, उसके फिर धीरे धीरे उसका समाधान निकालो और सोल्यूशन करो। तो ये जो क्विक फिक्स सोल्यूशन है, इससे हम कैसे बचें और कैसे डीप स्टडी करें ताकि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इन्फ्लेशन सोल्यूशन मैकेनिज्म डेवलप कर पाए देश में। दूसरा, इन्फ्लेशन हमारे जैसे देश में ऑलरेडी आपने बोल दिया कि इतना ज्यादा हम टेंशन या स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रोइंग इकोनॉमी है, इन्वेस्टमेंट आता है, तो इन्वेस्टमेंट की वजह से थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन भी बढ़ती है, और बहुत सारे स्टार्टअप में इन्फ्लेशन आ रहा है। ग्लोबली यूरोप और अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, ये सब कंट्री कैसे इन्फ्लेशन को स्टडी करेंगे? देखिए, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि टेम्पररी रिलीफ जो है वो रेट कट करने से, रेट को बढ़ाने से जो है सो मिलता है। और ये अगर एक सोल्यूशन नहीं होता तो ग्लोबली इसको नहीं फॉलो करते कोई भी। सारे कंट्रीज जो है आज के दिन में अगर आप देखिए तो रेट्स को बढ़ा रहे हैं, लेंडिंग रेट्स का इंटरेस्ट रेट जो है तो कि बढ़ रहा है। और आप देखें अभी यूके में पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा जो है जो कि रेपो रेट उन्होंने बढ़ाया है, मतलब इंटरेस्ट रेट जो है सबसे ज्यादा बढ़ गया पिछले 30 साल में। सिमिलरली इट इज हैपनिंग इन यूएस ऑल्सो, इट इज हैपनिंग इन ऑल द कंट्री। तो ये कहना कि कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना और रेपो रेट को कट करना ये कितना इफेक्टिव है, ये तो मतलब इफेक्टिव है, लेकिन कितना इफेक्टिव है दैट इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी डिबेटेड। एंड आई पर्सनली थिंक दैट यस, व्हाट दे आर डूइंग इज राइट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है, रेट को जब आप बढ़ाते हो, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हो, तो ग्रोथ जो है क्योंकि वो कम होने लगता है। ग्रोथ क्यों कम होने लगता है? क्योंकि बिजनेसमैन को या कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है, कोई भी बिजनेस करना चाहता है, तो उसको पैसे बैंक जो अवेलेबल करवाता है वो हायर इंटरेस्ट रेट पे करवाता है। तो जब हायर इंटरेस्ट रेट पे जब वो पैसे मुहैया करवाएगा बिजनेसमैन को, तो बिजनेस जो है क्योंकि वो सफर करती है, लोग लेना नहीं चाहते हैं उतने हायर इंटरेस्ट रेट पे, क्योंकि उतना रिटर्न नहीं होगा, पे बैक करने की क्षमता होनी चाहिए उतना इंटरेस्ट रेट, प्रॉफिटेबल उतना होना चाहिए बिजनेस। तो उन सारे फैक्टर से जो है लोग लेना नहीं चाहते हैं, और एज ए रिजल्ट जो है वो इंटायर बिजनेस जो है वो डिक्लाइन होने लगता है, और ओवरऑल इकोनॉमी जो है तो कि वो श्रिंक करने लगती है, और ग्रोथ जो है वो हैम्पर होता है। इसका एक बहुत बड़ा इल इफेक्ट है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज और सरकार ये आम आदमी के बारे में, जनरल पब्लिक के बारे में ज्यादा सोचती है, बिकॉज दैट इज देयर पॉलिटिकल कंपल्सन। तो मेरे हिसाब से अपार्ट फ्रॉम रेजिंग द रेट, ठीक है, रेजिंग द रेट इज फाइन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव टू सी कि हाउ द ग्रोथ आल्सो टेक्स प्लेस, क्योंकि अल्टीमेट सोल्यूशन ग्रोथ ही है इसको काउंटर करने का। अल्टीमेट सोल्यूशन जो है जो कि ग्रोथ है। अब ग्रोथ को आप कैसे देखिए, यहाँ पे डाइकोटमी है। आप एक बार जब इंटरेस्ट जो है जब बढ़ा रहे हैं तो आपका ग्रोथ तो कम होना है उससे, लेकिन तब आप अदर क्या रेमेडियल मेजर्स लेंगे, अदर क्या स्टेप्स लेंगे जिससे आपका ग्रोथ ना अफेक्टेड। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। मैं इस सोल्यूशन पे आने से पहले मैं हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा इस चीजों को, क्योंकि अक्सर आम आदमी इस चीज को समझ नहीं पाते कि रेट बढ़ा दिया, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, कैसा होता है, पूरा चीज फंक्शन करता है। तो जैसे एक डॉक्टर के पास आप गए, आपकी बुखार है, आपके फीवर है, तो आप डॉक्टर के पास गए। आप डॉक्टर 3 अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट देते हैं। एक डॉक्टर सीधा आपको एंटीवायरस दे देंगे, बोलेंगे ये 5 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का एंटीवायरस ले लो, और वो एंटीवायरस एकदम बहुत स्ट्रांग होता है, वो पूरी बॉडी को आपको रोक देगा,
और वो एंटीवायरस आप लेंगे तो 5 दिन का कोर्स कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा, आप एंटीवायरस से बच सकते हैं, फीवर आपका ठीक होगा। एक और दूसरा डॉक्टर वो क्या देगा आपको, एंटीवायरस नहीं देंगे, वो आपको सिंपल पैरासीटामोल देंगे या सिंपल जो फीवर से लड़ने की दवाई है, जुकाम है उसके लड़ने की दवाई है वो देंगे। सेम चीज हमारे देश की अर्थनीति के साथ होता है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई और देश की ग्रोथ, तरक्की, ये दोनों ऑपोजिट है। यानी महंगाई बढ़ेगी तो देश की ग्रोथ कम होती है। क्यों कम होती है? जो महंगाई फिक्स करने का भी सरकार के पास 2 तरीका है। जैसे ही देखती है वो महंगाई बढ़ जाती है तो वो क्या करते हैं, रेट को बढ़ा देते हैं। बैंकिंग जो रेट है, रेपो रेट, वो बढ़ा देते हैं। और उस रेपो रेट कहते हैं, राइट सर, उसको जब हम बढ़ा देते हैं तो क्या होता है कि बैंक से लोन लेने का जो आपका इंटरेस्ट देना होगा वो बढ़ जाता है। तो जब वो बढ़ जाता है तो बैंक आरबीआई से लोन लेती है, वो फिर आम आदमी को देती है। तो जब बैंक खुद ही हाई रेट पे लेना पड़ता है आरबीआई से, तो वो क्या करते हैं, रेट बढ़ा देते हैं, इंटरेस्ट रेट। और वो आम आदमी को आज मान के चलिए 8% रेट पे आपको लोन दे रहे हैं, पर्सनल लोन हो या होम लोन हो, कल वो 12% रेट पे देंगे या 10% रेट पे देंगे। इस तरह से बढ़ जाएगा। या आपका ऑलरेडी जो लोन है उसका ईएमआई आपका बढ़ जाता है, मान लीजिए उसका ईएमआई का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, अमाउंट बढ़ जाएगा आपका। तो इससे क्या होगा, देश में माने आपको खींच, ग्रोथ कम कर देगा। यानी आपको खर्चा कम करें, आप खर्चा नहीं कर सकते। यानी जो चीज आप पहले 100 रुपए में खरीद सकते थे, आज उसको 120 130 रुपए आपको खर्चा करना पड़ रहा है वही चीज खरीदने में। तो इससे क्या होता है, पूरी देश की जो ग्रोथ है वो थोड़ा ढीला हो जाता है और वो हो जाता है। अच्छा, इसका दूसरा साइड का ये हो गया एंटीवायरस। सीधा सरकार ने एंटीवायरस डाल दिया और अगले 6 महीने एंटीवायरस डाल के आपको इन्फ्लेशन को रोक दिया। और उससे क्या हुआ, एक देश, आपके बॉडी में भी दबाव आ गया। यानी आपके अर्थनीति में इंडस्ट्री इन्वेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि इंडस्ट्री को बैंक से लोन लेना पड़ता है, रेगुलर बेसिस में पैसा लेना पड़ता है। इसका दूसरा दवाई क्या है कि आप ये समझे कि आपके ये इन्फ्लेशन क्या फूड सप्लाई की वजह से हो रहा है। यानी फूड सप्लाई की वजह से, फूड सप्लाई शॉर्टेज की वजह से अगर हो रहा है तो आप क्या करेंगे, एग्रीकल्चर इन्वेस्ट करेंगे। एग्रीकल्चर इन्वेस्ट करके आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, या आप शॉर्ट टर्म लो कॉस्ट एग्रीकल्चर इंपोर्ट करेंगे। या आपका अगर फ्यूल की वजह से हो रहा है, जैसे इंडिया में इन्फ्लेशन का मेन वजह है, अक्सर हमारे इकोनॉमिस्ट ये बात नहीं करते, हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन का मेन वजह है फूड के साथ साथ कि हम पेट्रोल की प्राइस जानबूझ के डबल रखे हैं। यानी मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट से हम पेट्रोल अगर 30 रुपए में खरीद रहे हैं, यानी 40 रुपए में, हम उसको 100 रुपए में बेच रहे हैं, 80 रुपए में बेच रहे हैं, 90 रुपए में बेच रहे हैं। तो आप पेट्रोल दुनिया का, यानी एनर्जी जो है दुनिया का सबसे कंज्यूमेबल कमोडिटी है। आप एक भी घर नहीं जला सकते बिना लाइट के, रह नहीं सकते, एक रात नहीं गुजार सकते बिना लाइट के, आप एक फैक्ट्री नहीं चला सकते बिना इलेक्ट्रिसिटी के। तो पेट्रोल यानी एनर्जी सबसे यूज्ड कमोडिटी है, और उसका प्राइस जब सबसे हाई होता है तो देश की ग्रोथ में सबसे ज्यादा इंपैक्ट आता है। और उसको आप जितना गिराएंगे, इसलिए अमेरिका पूरी दूसरे कंट्री को वार करके, लड़ाई करके बर्बाद कर देती है, लेकिन तब भी वो अपने देश में फ्यूल सप्लाई को कभी बर्बाद नहीं होने देंगे या उसको डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। तो ये एक मोटा मोटा होता है। तो अक्सर देश को क्या स्टेप लेनी चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रेमेडियल मेजर्स लेनी चाहिए, जो आपके देश की, जैसे क्या करते हैं आप मैसिव तरीके से इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं और आप पेट्रोल भी इंपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरीके से आप क्या सप्लाई कर रहे हैं पूरी दुनिया में, आप सिर्फ आपके मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर, मैंने आपके आईटी सॉफ्टवेयर सप्लाई कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा डिसबैलेंस है आपके देश की अर्थनीति पे कि आप खरीद रहे हैं मोबाइल फोन दुनिया से, आप खरीद रहे हैं पेट्रोल, आप गेहूं बेच रहे हैं, पूरे अरबों रुपए का गेहूं दूसरे देश को बेच रहे हैं, और आपके खुद के देश में गेहूं कम है। तो इस तरह से एक डिसबैलेंस जब पॉलिसी डेवलप होती है तो एक इन्फ्लेशन को फाइट करना फिर रेपो रेट जैसे मैकेनिज्म को, ये सिर्फ इंडिया नहीं, हर देश इस तरह से एक डिसबैलेंस्ड ना अप्रोच फॉलो करते हैं अक्सर। अब हम आते हैं सर रेमेडी, हालांकि थोड़ा सा रेमेडी मैंने बोल ही दिया आपको। और लॉन्ग टर्म रेमेडी सरकार या पॉलिसी मेकर्स किस तरह से एडॉप्ट कर सकते हैं ताकि इन इन्फ्लेशन जैसे चीज, क्योंकि ये इन्फ्लेशन अगले लॉन्ग टर्म में, जैसे आपने बोले कि लॉन्ग टर्म में रुकने वाला नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होने वाला है। और जब इन्फ्लेशन जैसी चीज लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होता है, इधर यूक्रेन वार हो रहा है, इधर इन्फ्लेशन, आपका कोरोना का प्रेशर है, तो एक बहुत बड़ा दबाव आ जाती है कि एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आने का। और जब वो आती है तो डेवलप्ड कंट्री तो फॉल करेंगे ही करेंगे,
और क्योंकि हम लोग उनके एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है, पेट्रोलियम के ऊपर डिपेंडेंट है और बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंडेंट है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे देश में आएगा ही। और ऐसे वक्त पे जब हमारी अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा हाई है और बहुत सारे डेटा और फैक्ट्स को लेके काफी कंफ्यूजन है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो इसका यही है, जैसा मैंने आपको पहले भी मैंने चर्चा कर रहा था कि ग्रोथ जो है आपको करना है। अब ग्रोथ आप कैसे करें, दैट यू हैव टू थिंक अबाउट द पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट कैसे आप जनरेट करेंगे, ग्रोथ कैसे करेंगे। और इन्फ्लेशन का, जैसा आपने अभी भी चर्चा किया कि इन्फ्लेशन का कारण केवल जो है सो कि प्राइस राइज को कम करने के लिए केवल बैंक रेट को बढ़ा देने से इट इज नॉट गोइंग टू हैव ए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। अब जैसे कि अगर इन्फ्लेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि सप्लाई चेन में कहीं पे प्रॉब्लम है, नाउ यू नीड टू फिक्स दैट सप्लाई चेन। उसको जो है तो कि आपको फिक्स करने की जरूरत है ताकि जो माल है वो सही समय पर सही जगह पे जो है तो कि पहुंच पाए, चाहे वो विद इन द कंट्री हो या आउटसाइड द कंट्री हो। आप कोई चीज अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो सही समय पर पहुंचे ताकि उसकी स्कार्सिटी ना हो मार्केट में। और दूसरी बात यह है कि विद इन द कंट्री ऑल्सो द सप्लाई चेन हैज टू बी क्विक एंड स्मूथ, कि एक पार्ट ऑफ द कंट्री से, क्योंकि इंडिया तो अपने आप में इतनी बड़ी कंट्री है कि कई सारे कंट्रीज के अंदर आ जाएंगे वो, मतलब जितना क्षेत्रफल है इंडिया का। तो वो दोनों को जो है तो कि दोनों मूवमेंट जो है गुड्स एंड सर्विसेज का वो स्मूथ बनाने की जरूरत है। दैट इज अनदर थिंग विच अनदर एस्पेक्ट जो कि जो है तो कि देखने की जरूरत है। तीसरी जो बात है कि पॉलिसीज हमारी ऐसी होनी चाहिए जो कि एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सके। ठीक है, सो पॉलिसी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब ये है कि आप यू कम आउट विद सर्टेन पॉलिसीज वेयर इट इज मोर लेबर इंटेंसिव सो दैट मैक्सिमम पीपल गेट्स एम्प्लॉयमेंट। अब मनरेगा वगैरह जो चीज था इंडिया में, ये इतना फेमस क्यों हुआ? वो इसलिए फेमस हुआ बिकॉज वो ज्यादा लेबर इंटेंसिव प्रोग्राम था जहां पे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है सो कि मिला मनरेगा। तो यू हैव टू थिंक ऑफ एंड यू हैव टू कम आउट विद सिमिलर पॉलिसीज वेयर द मासेस गेट द एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम से कम। सो मनरेगा इज वन थिंग विच दे केम आउट एंड इट वाज वेरी सक्सेसफुल। दे हैव टू थिंक ऑफ सिमिलर स्कीम्स लाइक दैट विच जनरेट्स ह्यूज एम्प्लॉयमेंट। सो ये दो तीन चीजें जो है, एक तो सप्लाई चेन को ठीक करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, ग्रोथ के अदर एस्पेक्ट्स को आपको देखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। ट्रेड के जो आपने बात किया कि ट्रेड का जो है इम्बैलेंस है, तो ट्रेड डेफिसिट क्यों है? आपने जो है चीप पॉपुलैरिटी के लिए अभी जो ग्लोबल फूड क्राइसिस चल रहा है या चल रहा था पिछले 6 महीने साल भर से, काफी वर्ल्ड में फूड की क्राइसिस हो रही है, तो इंडिया वाज एक्सपोर्टिंग वीट। ठीक है, आपने तो उससे क्या हुआ कि थोड़ा सा वीट का प्राइसेस इंडिया में बढ़ गया, आम आदमी के लिए भी बढ़ गया। नाउ आपने इमीडिएटली जो है तो उसका नीजर का आपने डिसीजन ले लिया कि आपने एक्सपोर्ट को रोक दिया। अगर ग्लोबल सिचुएशन इस तरह का है, इंडिया जो है आज के दिन में you'll be surprised to know that second largest producer है wheat का, right? Okay, similarly राइस का इंडिया जो है सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड। तो आज अगर ग्लोबल सिचुएशन इस तरह का है जहां पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने अनाज को, आपका एफसीआई के गोडाउन में करोड़ों करोड़ों टन आपका सड़ रहा है, हर साल आप देखते होंगे न्यूज में ये खबर रहती है हार्वेस्टिंग के सीजन में, और कि भाई इतना सड़ गया, इतना बरसात में सड़ गया। मतलब आई मस्ट हैव सीन अराउंड 20 to 30 स्टोरीज इन वेरियस टीवी चैनल्स। तो आप क्यों नहीं उसको एक्सपोर्ट करते हो? अगर उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट अच्छा होगा, थोड़ा सा अगर प्राइस राइज होता है तो होने दो, बाकी सारी चीजों का तो हो ही रहा है ना। अगर वीट में भी 50 पैसा बढ़ जाता है तो क्या फर्क पड़ता है? एटलीस्ट द फार्मर्स जो उसको ग्रो कर रहे हैं उनको तो बेटर प्राइस मिलेगा। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो
तो वीट का अगर वैल्यू बढ़ता है, उसका सेलिंग प्राइस बढ़ता है, तो जो फार्मर्स इंडिया के हैं जो वीट ग्रो करते हैं उनको तो थोड़ा सा राहत मिलेगी, दे विल गेट अ बेटर प्राइस। तो ये सब पॉलिसीज जो है वो दैट शुड नॉट बी गाइडेड बाय पॉलिटिकल कंपल्सन। हमारे यहाँ थोड़ा सा दुर्भाग्य ये है कि पॉलिटिकल कंपल्सन बहुत सारे पॉलिसीज को गाइड करती है। शुड एक्चुअली बी गाइडेड बाय द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में क्या फायदे की चीज है। राइट, ग्रेट सर। एक्चुअली बहुत अच्छा डिस्कशन हम कर रहे हैं कि महंगाई यानी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट किस तरह से है, उसको फाइट किस तरह से करना है। एक और सिंपल फिनोमिना उसको भी मैं एडिशनल के तौर पे ऐड कर दूं कि ग्लोबली भी सर और इंडिया में भी बहुत दिन कोरोना जैसे टाइम में भी हमने देखा कि स्टॉक मार्केट ने बहुत मैसिव अच्छा रिटर्न दिया है। अभी ऐसे ही फिनोमिना दिख रहा है कि ग्लोबली और इंडिया में भी स्टॉक मार्केट फॉल कर रहा है। सो उसको आप किस तरह से स्टडी करेंगे और इन्वेस्टर किस तरह से इस चीज को स्टडी करेंगे, तो करना चाहिए? It's a very interesting question, and I have done a very deep study for my magazine on this aspect. और ये 6 महीना पहले हम लोग ये बात कर रहे थे, सिमिलरली इन्फ्लेशन के तरह ही, जब अमेरिका के इकोनॉमिस्ट ने उनके बैंक्स को वार्न किया था कि इन्फ्लेशन जो है ये बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोविड के कारण है। इन द फील्ड ऑफ दिस स्टॉक मार्केट ऑल्सो, जब रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ, अब तो हो गया 4 महीने हो गए, 4 महीना लगभग हो गया वॉर पे। तो 4 महीना पहले जब हम लोग एनालिसिस कर रहे थे तो हमें यही लग रहा था कि ये जो है सो कि जो स्टॉक मार्केट का जो फॉल है ग्लोबली इंक्लूडिंग इंडिया, ये टेम्पोररी फिनोमेनन है, और इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द इनसिक्योरिटी, द इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी prevailing in the market due to the Russia and Ukraine war. And as soon as that is over, or even if that continues, it will recover. तो उसमें 2-4 थ्योरीज इकोनॉमिस्ट की आई थी कि सिमिलरली कैसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इस तरह के जो है जब वॉर शुरू हुआ, या इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब वॉर शुरू हुआ, और कई सारे इस तरह के वॉर के ना एग्जाम्पल्स लेकर के, और उन्होंने प्रूफ ये किया कि लगभग 80 से 90 दिन तक ये रहता है उसका इफेक्ट, और उसके बाद जो है स्टॉक मार्केट पिकअप करना शुरू कर देता है। तो वॉर का जो इफेक्ट है वो परमानेंट नहीं रहता है। That is what everybody was saying at that time, 3 months, 4 months back, when the war started. But what we see right now is that that period has been surpassed. That period has already gone, and stock market abhi bhi recover nahi kiya hai. It's again declining and declining and declining. और अब ये बोल वेरियस एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि स्टॉक मार्केट का जो एक फेनोमेनन था, एक कैरेक्टरिस्टिक था, ग्लोबल कैरेक्टरिस्टिक, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट इंडिया, इंडिया इंक्लूडिंग, वो ये था कि इफ यू वांट टू बिकम रिच क्विकली, यू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। आप जो है 2 साल 3 साल में आप लाख रुपया लगाए, आपका जो है वो 5 लाख बन गया, वो 10 लाख बन गया। सो वो एक क्विक मनी बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका स्टॉक मार्केट में था। अगर आपका किस्मत ने साथ दिया तो आप जो है तो बहुत जल्दी आप बिलियनर बन सकते हैं। I think and many of the economists are also predicting that the stock market में वो phenomenon has gone and it is not going to come now. So if you want a return, you have to invest for a longer period of time. और वो जो क्विक मनी वाला जो कंसेप्ट था ना, वो उतना क्विक अब नहीं रहेगा। इवन इफ द स्टॉक मार्केट रिकवर्स, उतना क्विक वो नहीं रहेगा। यू विल हैव टू इन्वेस्ट फॉर 3 years 4 years मिनिमम टू अर्न मनी। सो वो एक साइक्लिक है, इकोनॉमी का अपना एक साइकिल होता है, एंड इट इज ऑफ कोर्स गाइडेड बाय मेनी फैक्टर्स, एंड इन्फ्लेशन, ग्रोथ, everything is contributing to the stock market also. Everything is linked to each other. आप एकदम आइसोलेशन में किसी को नहीं देख सकते हैं। अगर जब ग्रोथ होता है तो आप देखेंगे स्टॉक मार्केट भी बढ़ता है, आप देखेंगे इन्फ्लेशन भी ठीक रहता है। तो सब कुछ अगर जब निगेटिव में जाता है तो स्टॉक मार्केट को भी निगेटिव में जाना है।
So this is how I see. I see that this particular thing will recover. It will certainly recover. It will not be in the same phase, or it is in the same way as it is right now. But the era of earning, quick money through a stock market has gone. Now, even if it recovers, whenever it recovers, you will have to remain invested for a longer period of time to get it. थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ संजय कुमार सर हैं और हम बात कर रहे थे कि किस तरह से महंगाई, मैं इन्फ्लेशन को सिंपल लैंग्वेज में महंगाई का रूप देता हूं, क्योंकि महंगाई ही है। राइट नाउ एक बहुत वार्निंग वाला साइन मैं अभी बताने वाला हूं कि देखिए इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, और अब मैं एक छोटा सा आंकड़ा दूं, पिछले 14 साल यानी लास्ट 14 इयर्स में एवरेज इन्फ्लेशन दुनिया का 8% से ज्यादा रहा है, जो एक बहुत ही बड़ा फिगर है। पिछले 14 ईयर, ये एक डिकेड से भी ज्यादा, 8% से भी ज्यादा इन्फ्लेशन होना ग्लोबली, जहां पे कुछ कंट्री में 70-80% है, जैसे टर्की, सूडान, रवांडा, ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जहां पे 80%, 70%, 75% इन्फ्लेशन रेट है, और हमारे जैसे देश में 8-9%, 10% पे। हालांकि ये भी डेटा जो है, ये भी बहुत बड़ा डिबेटेबल एक फैक्ट है जो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, कि इन्फ्लेशन हम जिस तरह से मेजर करते हैं वो हमारी पूरी इकोनॉमी का एक छोटा सा फ्रैक्शन को सैंपल के तौर पे लेते हुए हम मेजर करते हैं। एक्चुअल रियल इन्फ्लेशन का डेटा हमारे पास नहीं है, और वो एग्जिस्टिंग डेटा से कई गुना ज्यादा भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि 2-3 फिनोमिना इमर्ज कर रहा है। डेवलपिंग कंट्री आज बहुत ज्यादा पैसा, जब इन्फ्लेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो ग्रोथ कम हो जाती है, तो उस सिचुएशन में देश क्या करते हैं कि दूसरे देश से उधार लेते हैं। सो जो गरीब कंट्री है, अभी श्रीलंका का बुरा हाल था, आपने क्या किया, उन्होंने IMF से उधार लिया, बड़े बड़े अमीर कंट्री चाइना, इंडिया से उधार लिया, तेल की शक्ल में उधार लिया, गेहूं की शक्ल में उधार लिया। और जब भी आप किसी दूसरे देश से उधार लेते हैं तो वहां बहुत सारे हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, वो ओपन नहीं होते। आज मैं 60 से भी ज्यादा जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके एक्सटर्नल डेट, यानी दूसरे, जैसे हम लोग बैंक से उधार लेते हैं, देश दूसरे देश से उधार लेते हैं, वो उनके GDP के 200% से भी ज्यादा हो गया है। और आज इन्फ्लेशन उनके लिए बहुत बड़ी बीमारी है। स्टॉक मार्केट उनकी फॉल कर रही है, इन्वेस्टमेंट एक लिमिटेशन आ रही है, इन्वेस्टमेंट आने में सिर्फ बड़े 2-4 इकोनॉमी जैसे चाइना, इंडिया में बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट आती है, क्या बांग्लादेश में थोड़ी बहुत टेक्सटाइल में इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन बाकी गरीब कंट्री में इस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो इसके क्या होने वाला है, एक नए तरह के स्लेवरी और बॉन्डेड सिचुएशन में हम आएंगे, जहां जैसे हम गांव में होता था कि बड़े आदमी से आपने सूद पे, बड़े लंबे चौड़े सूद पे आपने उधार लिया और वो आपके जमीन धीरे धीरे कब्जा करने लगे, वो आपके वो होने लगे। तो ऐसे बहुत देश, अगर नेक्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस का शक्ल लिया ये इन्फ्लेशन का प्रेशर, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे गरीब देश, इवन इटली जैसे, यूरोप के इटली जैसे देश पूरे बैंकरप्ट हो सकते हैं, और बड़े बड़े मल्टी बिलियन डॉलर जो बिलियनियर्स हैं वो लोग उन देश को खरीद सकते हैं, या बड़े बड़े कंट्री बहुत बड़ा अमाउंट का उधार देके उनको धीरे धीरे उनकी इकोनॉमी को कब्जा कर सकते हैं, मार्केट के शक्ल में और अलग रूप के शक्ल में। तो इन्फ्लेशन अगर सिंपल लैंग्वेज पे देखें तो उतना बड़ा कोई बड़ा बीमारी या डिजीज नहीं है, लेकिन अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर के तौर पे देखें, जहां आपकी एक्सटर्नल डेट बहुत हाई है, आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ लिमिटेड है, एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है, भारत जैसे देश में हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर करीब 70 से 80% है, यानी फॉर्मल सेक्टर हमारा 20% है, 80% इनफॉर्मल सेक्टर है। इनफॉर्मल सेक्टर का प्रेशर तो हम अपने डेटा में ला ही नहीं रहे, मेजर ही नहीं कर रहे हैं। तो ये तमाम इश्यूज को अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखें, नेक्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस प्लस इन्फ्लेशन दुनिया के लिए और गरीब देश के लिए बहुत बड़ा बीमारी और बहुत बड़ा कैंसर के तौर पे उभर के आ सकता है। सो आप देख रहे थे द पॉलिसी टाइम्स, देखते रहिए, हम इसी तरह के मुद्दे को उठाएंगे और आपके साथ गुफ्तगू करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग द पॉलिसी टाइम्स।